अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने वोल्ट्रा वाला सवाल पढ़ा था, वोल्ट्रा कंपनी वाला, जिसके अंदर हमने अच्छा लास्ट क्लास में हमने जो है वोल्ट्रा कंपनी वाला सवाल पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, वोल्ट्रा कंपनी मैन्युफैक्चर्स और सेल्स करती थी एक स्पेशलाइज्ड कॉर्डलेस टेलीफोन को, मैन्युफैक्चर और सेल करती थी। ठीक है। इसकी हमने रिक्वायरमेंट नंबर 5 तक लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम रिक्वायरमेंट नंबर 6 और उसकी 7 इस क्लास में करेंगे। ठीक है। एक दफ़ा मैं सवाल वापसी रिपीट कर दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये एक वॉल्टर कंपनी जो मैन्युफैक्चर और सेल्स करता था, एक तो मैन्युफैक्चर भी था, दूसरा कौन सा था, उसके बाद डीलर या मैन्युफैक्चरर या सेलर भी था। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या करता था, एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीफोन कॉर्डलेस बेचता था। ठीक है। अच्छा, उसने बोला सेल्स उसकी कितनी थी सर, 20,000 यूनिट सेल्स करता था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे पास 60,000 थी। टोटल मिला के मेरे पास 12 लाख यूनिट्स आ गए, 12 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। वैसी वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे पास 20,000 के वेरिएबल एक्सपेंसेस थे, उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, उसने बोला उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 9 लाख की अमाउंट आ गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने 12 लाख में से 9 लाख रुपए निकाले तो सर मेरे पास 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया था। उसके बाद उसमें से रिमेनिंग मेरे पास 2,40,000 रुपए की मेरे पास थे फिक्स एक्सपेंसेस। इन तीनों चीज़ों को दोनों फिक्स एक्सपेंसेस को भी लेस करके मेरे पास सर नेट ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास कितनी आ गई, 60,000। ठीक हो गया सर। उसके बाद सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर उसने पूछा था कि भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन और रेशियोज निकाल के दो। सर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन का भी रेशियो निकाल लिया था और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का भी रेशियो निकाल लिया था। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है सारी चीज़ें। आप इसको अगर नहीं समझ आई तो पिछली वीडियो में जाकर रेफर कर लेना। ठीक है। कंप्यूट द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट, अब उसने बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालने थे किस चीज़ के अंदर, यूनिट के अंदर भी निकाले थे सर हमने, और लास्ट टाइम हमने अमाउंट के अंदर भी निकाले थे। ठीक हो गया सर। उसके बाद फिर फर्दर उसने बोला कि ये अज्यूम करना था कि भाई कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई 4 लाख रुपए से, जब अगर उसकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई 4 लाख रुपए तो उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना आ रहा होगा। तो ये वाली रिक्वायरमेंट भी हमने कर ली थी कि अगर 4 लाख से सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना आ रहा होगा। ठीक हो गया सर। उसके बाद फिर मेरे पास क्या था, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। उसने बोला कंपनी चाहती है कि वो अर्न करे 9 लाख रुपए का टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने टारगेट प्रॉफिट, कंपनी ने बता दिया कि आपका टारगेट प्रॉफिट है 9 लाख रुपए का। ठीक हो गया। तो कंपनी फर्दर आपसे क्या पूछेगी कि आपकी टारगेटेड सेल्स कितनी है, मतलब अगर मैं कितनी सेल्स करूं कि मेरे 9 लाख का टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लूँ। तो ये वाली रिक्वायरमेंट भी हमने सर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर फर्दर इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट थी जो कि कहता है कंप्यूट करना था क्या, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट और इन परसेंटेज। तो सर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट भी निकाली थी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज भी निकाली थी। अमाउंट किस तरीके से निकाली थी सर, हमने ब्रेक इवन अपने अपनी टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन को लेस कर दिया था, तो फिर मेरे पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा उसको मैंने कहा था कि मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और उसकी परसेंटेज भी मैंने ड्राइव कर ली थी। ठीक हो गया सर। आज हम इसके अगले का पार्ट पे चलेंगे जो कि मेरे पास है पार्ट 6 और है पार्ट 7। ठीक हो गया। शुरू से आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब इसके अंदर क्या कह रहा है सर, चीज़ें थोड़ी रब कर लेते हैं जो मेरे पास यूजलेस चीज़ें लिखी हैं। ठीक हो गया सर। अब ये कह रहा है कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है सर, पहले तो कंप्यूट का मतलब आपने निकालना है। ठीक है। क्या निकालना है, कंपनी की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, आपने लेवरेज निकालना है कंपनी का। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, उसने बोला है परसेंटेज होती है, मतलब कितने टाइम्स होता है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम, मेरे पास ऑपरेटिंग सर मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है मेरे किस चीज़ के, उसने बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। सर मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, सर मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। सर ऑपरेटिंग लेवरेज क्या कहता है, मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है मेरे किस चीज़ के, उसने बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। ठीक है, मेरे पास कितने टाइम्स है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, इसको कहता हूँ मैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक हो गया सर। आप सवाल सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड की रिक्वायरमेंट क्या है, अज्यूम करता है क्या चीज़, that through a more intense effort by the sales staff the company sales increase by 8%। कंपनी की सेल्स कितने से बढ़ी, उसने बोला सर 8% से अगर बढ़ जाए,
बाय व्हाट परसेंटेज वुड यू एक्सपेक्ट दैट नेट ऑपरेटिंग इनकम वुड इंक्रीज। अब ये कह रहा है कि सर अगर कंपनी की सेल 8% से बढ़ जाए तो कंपनी के नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने परसेंट से बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया सर, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यूज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज टू ऑब्टेन योर आंसर। ये कह रहे हैं जो ऊपर आपने ऑपरेटिंग लेवरेज रखा है उसके थ्रू आपने निकालना है अपना आंसर। ठीक हो गया सर, ये वाली रिक्वायरमेंट भी समझ आ गई। तीसरा पार्ट क्या था, वेरीफाई और आंसर बी। अब बी के अंदर मैंने क्या बोला था कि 8% से अगर मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाए तो कितने परसेंट से मेरा ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होगा। अभी कह रहा है कि वेरीफाई करो आप ये आंसर भी बाय प्रिपेयरिंग अ न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट शोइंग दैट 8% इंक्रीज इन द सेल्स। अब उसने बोला 8% जो इंक्रीज हो रही है सेल्स को, इसको एज एन इनकम स्टेटमेंट आप ड्राइव करें कि किस तरीके से निकल रही है। ठीक हो गया सर, 6 वाला पार्ट पढ़ लिया, 7 वाला भी पढ़ लेते हैं। Refer to the original data in an effort to increase the sales and the profit. Management is considering to use a high quality speakers. अभी कह रहा है कि मेरे पास पुराने डेटा के अंदर जो मेरे पास पुरानी सेल्स कर रहा हूँ या मेरे पास पुरानी जो स्ट्रेटेजी है उसके जरिए मेरा प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो रहा है या मेरी सेल्स नहीं इंक्रीज हो रही। तो अभी कह रहा है कि कंपनी जो है वो चाह रही है कि मैं हाई क्वालिटी स्पीकर लगा रही हूँ जिसके ज़रिए से मेरी क्या इंक्रीज हो जाए, मेरी पास मेरी सेल्स भी इंक्रीज हो जाए और मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए। अभी कह रहा है कि हाई क्वालिटी स्पीकर वुड इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं हाई क्वालिटी स्पीकर इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी कितने, 3 पर यूनिट से। ठीक हो गया। और उसने बोला बट द मैनेजमेंट कुड एलिमिनेट वन ऑफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर हु हैड पेड द सैलरी ऑफ 30,000। उसने बोला कि अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी 3 पर यूनिट से, मगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 पर ईयर के से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैं मैनेजमेंट जो है वो एलिमिनेट कर रही, एक बंदे को कटा रही है इंस्पेक्टर जिसको मैं सैलरी देता था। ठीक हो गया सर, मतलब मेरे पास फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। द सेल्स मैनेजर एस्टिमेट दैट द हाई क्वालिटी स्पीकर वुड इंक्रीज द एनुअल सेल्स बाय एटलीस्ट 20%। मतलब मैं हाई क्वालिटी स्पीकर लगाऊंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 3 यूनिट से बढ़ेगी और मेरे पास जो सेल्स है वो 20% से बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, आपने कॉन्सेप्ट डेटा रॉ डेटा समझ लिया, इसकी रिक्वायरमेंट को। Assume that the changes are made as described above. Prepare a project contribution फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। एक तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है जो पर डेटा है उसके रिलेटेड, एंड शो द टोटल पर यूनिट एंड परसेंटेज बेसिस। उसने बोला कि इसकी परसेंटेज और पर यूनिट भी निकालना है। ठीक हो गया सर। उसके बाद क्या कहता है, कंप्यूट द न्यू कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट। उसने बोला कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, बोथ दोनों चीज़ों में निकालो। किस चीज़ के अंदर, उसने बोला एक तो पर यूनिट भी निकालो और दूसरा अमाउंट में भी निकालो। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, आप इस पे क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि कंपनी को अपनी जो है हाई क्वालिटी स्पीकर इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं चाहिए। अब हाई क्वालिटी स्पीकर इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको किस तरीके से पता चलेगा, जब आप नेट बेनिफिट निकालोगे। अब नेट बेनिफिट देखोगे कि अगर मेरे लिए नेट बेनिफिट पॉजिटिव है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं हाई क्वालिटी स्पीकर इस्तेमाल करूँगा। मतलब अगर मेरी नेट ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा आ रही है, बढ़ रही है, अगर मेरे पास कंपेरेटिवली पिछले नेट ऑपरेटिंग इनकम इस नेट ऑपरेटिंग इनकम से हाई क्वालिटी स्पीकर के इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ रही है, तो इसका मतलब मैं ये हाई क्वालिटी स्पीकर रखूँगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं जैसे एक नई चीज़ ला रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, और उस नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से मेरी सेल्स बढ़ रही है और सेल्स बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं करूँगा। और अगर उस नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की वजह से मार्केट में मेरी सेल्स नहीं हो रही, ये मेरे पास प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो मैं नहीं करूँगा। इस तरीके से आपने उसको रिकमेंड करना है। ठीक हो गया सर। पहले मैं इसके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंप्यूट द डिग्री ऑफ एन ऑपरेटिंग लेवरेज एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल अज्यूमिंग दैट द मोर एंड। अब देखो कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है, उसके अंदर कंपनी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवल एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स। उसने बोला सर आपकी प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स जो थी उसके ऊपर कैलकुलेट करो कि आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बन रहा है। ठीक हो गया सर, इसको मैं किस तरीके से निकालूंगा। मैं गया मेरे पास ये मेरे पास जो डेटा था सेल्स का डेटा, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं वही डेटा उठा के नीचे ताकि आसानी रहे। अब मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक हो गया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है सर, ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग लेवरेज। अब मैंने आपको क्या बोला, ऑपरेटिंग लेवरेज किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितने टाइम्स है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। अब ये कहते हैं सर मेरा पास जो ऑपरेटिंग है, मेरा लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज किसको कहते हैं? मतलब सर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ये जो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कितने टाइम्स है मेरे किस चीज़ के, उसने बोला आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के कितने टाइम्स है। ठीक हो गया सर। अब ये किस तरीके से पता चलेगा सर? ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका फॉर्मूला देखें सर, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किस चीज़ का, इसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू किस चीज़ के इक्वल्स है सर? मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड किससे करेंगे सर? मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया। मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज किस चीज़ है? ऑपरेटिंग लेवरेज किसके इक्वल है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मेरे पास सर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था? मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको सबको पता है 3 लाख था, तो मैंने एज इट इज 3 लाख रख दिया। और मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60,000 था, तो मैंने 60,000 रख दिया। ठीक हो गया। अब मैंने सिंपली क्या करा सर, मैंने मेरे पास 3 लाख जो था उसको मैंने डिवाइड किया किस चीज़ से, उसने बोला मेरे पास 6 लाख से डिवाइड किया। तो मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया सर? मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया? मेरे पास 5 टाइम्स आ गया। मतलब मेरे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मेरे 5 टाइम, मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो मेरे पास 5 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब अगर 60,000 है मेरे पास प्रॉफिट, तो उसके 5 गुना मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। इससे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक हो गया। इसे कहते हैं कि इस चीज़ को ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने टाइम्स है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, मतलब मेरे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स है कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्योंकि अगर आप 6 5 से भी करेंगे तब भी आपका 3 लाख रुपए बनेगा। ठीक हो गया सर। क्लियर है ये वाला पार्ट? अच्छा, दूसरा इसका पार्ट क्या? अज्यूम करो कि मोर इंटेंस एफर्ट बाय द स्टेल स्टाफ ने बहुत मेहनत करी। उसके बाद कंपनी सेल्स जो इंक्रीज हो गई 8% पर ईयर, कंपनी की सेल्स जो हो गई 8% पर ईयर। अब देखें इसी डेटा को मैं नीचे लेकर आऊँ, जैसे कि मेरे पास सेल्स वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मैं इसके नीचे पार्ट बी लिख देता हूँ इधर। ये मेरे पास सर क्या है? पार्ट बी। और मेरे पास ये क्या है? ऊपर वाला क्या था? पार्ट पार्ट ए था, 6 का पार्ट ए। और ये मेरे पास 6 का पार्ट थी। अब ये कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट आपके, यानी कि आपको पता था पहले तो वॉल्यूम था, उसके बाद आपके पास था कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट था। अब मेरे पास टोटल अमाउंट थी। ठीक हो गया सर। टोटल अमाउंट थी मेरे पास, मिसाल के तौर पर सर वॉल्यूम कितना था? मेरे पास पहले वॉल्यूम था कितना? 20,000। मगर अब ये कह रहा है कि आपके सेल्स स्टाफ ने बहुत मेहनत करी और आपका वॉल्यूम जो है वो 8% से बढ़ गया। अब जब मेरा वॉल्यूम 8% से बढ़ेगा तो मैं किस तरीके से उसको प्रेजेंट करूँगा? इंटू 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 1.08, मतलब 8% से बढ़ गया तो आपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराना है। मतलब मैंने इसमें 20,000 को मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से? 1.08 से। तो मतलब मेरे पास रिवाइज वॉल्यूम कितना आ गया? 21,600। 20,000 की जगह 21,600। मेरे पास जो मेरे पास कॉस्ट थी वो अभी भी कॉस्ट रहेगी, मतलब मेरे पास 60 रुपये पर यूनिट कॉस्ट था, अभी भी 60 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। अब मैं सेल्स को मल्टीप्लाई करा दूंगा किस चीज़ से? उसने बोला मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल्स ही आ गया।
ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ उसने सेकेंडली क्या बोली, आपकी वेरिएबल कॉस्ट डी। जब मेरे पास कितने यूनिट्स आ रहे हैं इस बार, 21,600 यूनिट, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर, उसने बोला आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 45 है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास कितना बन गया सर, 972,000 बन गया। ठीक हो गया सर। उसने बोला फिर इन दोनों को मैंने नेट करा, मतलब 1296 में से लेस किया 972, तो मेरे पास सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, मेरे पास कंट्रीब्यूशन ये आ गया। ठीक हो गया सर, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया सर, उसने बोला 3,24,000 आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब फर्दर ये क्या कह रहा है, उसने बोला कि आपकी जो है सेल्स इंक्रीज हो गई बाई दी 8%। ठीक है, यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू ऑब्टेन योर आंसर, मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। उसने बोला मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसने बोला आपके पास इसको सिंपली डायरेक्ट मैं ऊपर से मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट थी 2,40,000, वो मैंने सिंपली एज इट इज लिख दी। मेरे पास ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास कितना आया सर, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84,000 आ गया है। ठीक हो गया सर, क्लियर है। अब उसने बोला क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ता है, अज्यूम दैट द मोर इंटेंस एफर्ट बाय द सेल्स स्टाफ द कंपनी सेल्स वुड इंक्रीज बाय 8% पर नेक्स्ट ईयर। ठीक हो गया सर, मेरे पास 8% से मैंने सेल्स को इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद ये करिए बाय व्हाट परसेंटेज और योर नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज। अब मेरे नेट ऑपरेटिंग इनकम 8% से इंक्रीज होने की वजह से कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास इंक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम, मेरे पास इंक्रीज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम, सर मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने से इंक्रीज होगा। अब देखो सर, आपके पास पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पास पुराना ओल्ड नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने की थी सर, आपके पास पुरानी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने की थी, मेरे पास 60,000 की थी। अब मेरे पास नई नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई है, न्यू नेट ऑपरेटिंग इनकम, नहीं सर नई नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने की आ गई है, मेरे पास नई नेट ऑपरेटिंग इनकम 84,000 की आ गई। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास डिफरेंस इंक्रीज, मेरे पास कितना डिफरेंस इंक्रीज हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे सर, पहले आपके पास 60,000 थी, अब आपके पास 84,000 ऑपरेटिंग इनकम आ रही है, तो आपके पास सर 24,000 इंक्रीज आ रहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। तो उसने बोला मेरे पास इंक्रीज कितना हुआ नेट ऑपरेटिंग इनकम इन परसेंटेज टर्म, सर आपने अमाउंट तो बता दी, ये 24,000 नेट ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है, लेकिन कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है वो किस तरीके से बताएंगे सर। तो आपने क्या करना है सर, जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास ओरिजिनल पहले कितनी थी, मेरे पास कितना इंक्रीज आया, मतलब 24,000 मेरे पास इंक्रीज हुआ नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास ओरिजिनल सर पहले ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी उसको परसेंटेज में लिखूंगा। सर मेरे पास कितनी हो गई, 40%। क्या हो रहा है सर, मेरे पास नेट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या है सर, मेरे पास नेट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक हो गया सर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद सर मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज आपको पता चल गया, मेरे पास कितनी नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हुई है। अब फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है, वेरीफाई योर आंसर बी, अपना आंसर बी, मैंने जो आंसर पार्ट बी निकाला है, वेरीफाई योर आंसर by preparing a new contribution format इनकम स्टेटमेंट, सर इनकम स्टेटमेंट के जरिए निकालो। तो ये जो मैंने सर पूरा बनाया है, ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट ही कहलाती है।
ये इनकम स्टेटमेंट ही कहलाती है सर। मैंने जितना ये पार्ट फॉर्मेट सॉल्व किया है ये थ्रू इनकम स्टेटमेंट ही के थ्रू ही किया है, तो मेरे पास नेट इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहलाएगी ये पार्ट सॉल्व करने की। ठीक हो गया सर, आगे चलें। मेरे पास अब क्या आती है सर, मेरे पास नई रिक्वायरमेंट आई है, मेरे पास न्यू रिक्वायरमेंट। दैट इज, उसने बोला मेरे पास पार्ट 7, मतलब उसने बोला कि अब आप सर पार्ट 7 बताएं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए सर इसके अंदर ये कहता है रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, अपने पुराने डेटा को रेफर करो। इन दिस एफर्ट टू इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट, मैनेजमेंट प्रॉफिट और सेल्स को इंक्रीज करने की वजह से मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई अपने हाई क्वालिटी स्पीकर्स लगाए जाएं। द हाई क्वालिटी स्पीकर जो होंगे वो मेरे पास इंक्रीज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया सर, इसकी वजह से मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएंगे। उसने बोला बाय 3 पर यूनिट। अभी इसकी वापसी शेड्यूल बनाएगा। उसने बोला सर मेरे पास सेल्स, इधर मैं क्या लिखूंगा सर, वॉल्यूम कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट लिख दीजिए सर, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कितनी आई है, उसने बोला अमाउंट। मेरे पास सर अमाउंट कितनी आई है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं सर, मेरे पास वॉल्यूम refer to the original data. In this effort to increase the sales and the profit, management is considering to use the high quality speaker. The high quality speaker would increase the variable cost. उसने बोला सर variable cost, पहले फॉर्मेट बना लेते सर, variable cost। उसके बाद सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूँ तो मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मैं, उसने बोला फिक्स कॉस्ट लेस करता हूँ। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मैं अपनी फिक्स कॉस्ट लेस करता हूँ तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। ठीक हो गया सर। इसके साथ पहले मैं फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर लूँ। मेरे पास से अब ये कह रहा है कि क्या चीज़, उसने बोला रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। अगर मेरे पास द एफर्ट टू इंक्रीज द सेल्स एंड द प्रॉफिट, मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू यूज द हाई क्वालिटी स्पीकर्स। मेरे पास क्या है सर, हायर द क्वालिटी स्पीकर, हायर वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट। सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी कितने से, बाय 3 पर यूनिट। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे सर, आपके पास पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, मैंने बोला सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पहले 45 थी। उस वेरिएबल कॉस्ट को मैं इंक्रीज कर दूंगा कितने से, 3 पर यूनिट से। तो मैं इसमें 3 ऐड कर दिया तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 45 थी, अब 3 उसमें ऐड कर दी तो मेरे पास कितनी हो गई सर, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास हो गई 48। ठीक हो गया। उसके बाद सर आगे बढ़े। बट द मैनेजमेंट वुड एलिमिनेट वन क्वालिटी फैक्टर, द इंस्पेक्टर वुड पेड द सैलरी ऑफ रुपीज 30,000। इंस्पेक्टर को मैं क्या दूंगा सर, 30,000 की सैलरी दूंगा। इंस्पेक्टर को क्या दूंगा सर, 30,000 की सैलरी दूंगा। ठीक है, वुड इंक्रीज द 30,000 सैलरी पर ईयर। उसने बोला सैलरी मेरे पास कम हो रही है, मैंने आपको बताया था जो मेरे पास फिक्स सैलरी देता हूँ वो मेरे पास फिक्स एक्सपेंस खिलाते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट खिलाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि आपके फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 से गिर जाएंगे। तो सर मेरे पुराने फिक्स कॉस्ट कितने थे, उसने बोला मेरे पुराने फिक्स कॉस्ट कितने थे, उसने बोला आपके पुराने फिक्स कॉस्ट सर 2,40,000 थे। आपके पुराने फिक्स कॉस्ट 2,40,000 थे, उसमें से 30,000 गिर जाएंगे तो मैं उसमें से लेस कर दूंगा सर 30,000। ठीक हो गया सर। तो मेरे पास रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई सर, उसने बोला आपके पास रिवाइज फिक्स कॉस्ट 2,10,000 रुपये आ गई। किस तरीके से आई सर, आपके पास 2,40,000 जो थे उसमें से आपने 30,000 लेस कर दिए तो आपके पास 2,10,000 आ गए। ये सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है सैलरी की मद में जो जाते थे वो 30,000 से कम हो गए जाएंगे। ठीक हो गया, इसलिए 2,10,000 रुपये लिख दिए। ठीक हो गया सर।
उसके बाद आगे बढ़ें, द सेल्स मैनेजर एस्टिमेटेड द हायर द क्वालिटी स्पीकर वुड इंक्रीज द एनुअल सेल्स बाय 20%। मतलब ये मेरे पास हाई क्वालिटी स्पीकर लगाने की वजह से मेरी एनुअल सेल्स बढ़ जाएगी कितने से, 20,000, वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मेरे पास अगर मैं एनुअल सेल्स पहले करता था, मैं एनुअल सेल्स कितने की करता सर, मेरे पास एनुअल सेल्स होती थी 20,000 की, उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 20% से। मैंने आपको बताया था जब 20% से इंक्रीज करते हैं तो आपके लगते हैं 1.2, इसको मल्टीप्लाई कराएं सर किस चीज़ से, 1.2, 1.2 से मल्टीप्लाई कराएं, मतलब 1.2 का मतलब क्या सर, 20% से इंक्रीज कराएं। मैं पहले करता था 20,000 की, अब मैंने करता हूँ कितने की, 24,000 की, 24,000 की, 24,000 की, 24,000 की। ठीक है सर, ठीक हो गया सर। पहले मैं 20,000 की करता था, इसको 20% से बढ़ाया तो मेरे पास हो गया 24,000 यूनिट। अब ये कह रहा है सर कॉस्ट आपके पास सेलिंग कॉस्ट, इसने कुछ जिक्र किया सेलिंग कॉस्ट का? अगर नहीं कुछ जिक्र नहीं किया तो मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास सेलिंग कॉस्ट वही पुरानी वाली है जो थी, तो मेरे पास सेलिंग कॉस्ट वही है जो पुरानी वाली जो थी। उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट आपकी 3 रुपये पर यूनिट से बढ़ गई, पहले 45 थी अब 48 हो गई। ठीक हो गया सर, इस पर कोई मसला नहीं है। अब मैं 60 मल्टीप्लाई करूँगा 24,000 से, तो मेरे पास कितनी अमाउंट बन गई, सेल्स के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूँगा सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब मेरे पास 14,24,000, 40,000 यूनिट बन गए। उसने बोला उसी तरीके से सर मैं उसको कराऊँगा, वेरिएबल कॉस्ट को कराऊंगा, तो उसने बोला 11,52,000। इन दोनों का मैं नेट किया सर, इन दोनों का मैंने नेट किया तो मेरे पास 288,000 आ गए। उसमें से मैंने 2,10,000 रुपये निकाले तो मेरे पास सर कितने आ गए, 78,000, 78,000 मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ठीक हो गया सर, ये बात सवाल सॉल्व हो गया। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें, ये रिक्वायरमेंट क्या कहता है, अज्यूम दैट द चेंज आर मेड, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट। उसने बोला ये जो पहला पार्ट कर रहे हो वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू करो। आपको पता है कि हम सर सॉल्व ही इनकम स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं, तो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई यहाँ पर। दूसरी बात क्या कहता है, उसने बोला क्या चीज़, शो डेटा टोटल यूनिट, सर टोटल यूनिट भी दिखा रहे हैं, कितने वॉल्यूम है कितने यूनिट है, और उसने बोला कॉस्ट पर यूनिट भी दिखा रहे हैं। और उसने बोला क्या चीज़, एन परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज नहीं दिखा रहे तो सर अब परसेंटेज भी दिखा देते हैं। अब उसको परसेंटेज भी दिखा देते हैं, परसेंटेज भी दिखा देते हैं सर, परसेंटेज। उसने बोला सेल्स मेरे पास कितनी परसेंट की है, मैंने बोला सर मैंने सेल्स 100% की है, मैंने सेल्स 100% की है। उसने बोला आपने वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट किया है, मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट मैंने कितने परसेंट किया है, तो मतलब मेरे पास ये डिवाइडेड, देखिए सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो आपके पास 80% आ जाएगा, 80% आ जाएगा, मतलब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज टर्म 80% है। अगर आप चाहें तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या मतलब सर, मेरे पास 100 में से मैंने लेस करे 80 तो मेरे पास 20 बन गया। एक तरीका तो सर ये है, सही है। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप उसको भी परसेंटेज में निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या 288 को मैंने डिवाइड करा किस चीज़ से, उसने बोला सेल से डिवाइड किया। ठीक हो गया सर, तो मेरे पास ये भी कितना बन गया सर, मेरे पास 288 को मैंने डिवाइड किया कितने से, उसने बोला सेल्स की जो अमाउंट थी 14,40,000, तो मेरे पास कितना परसेंटेज बन गया, उसने बोला 20% बन गया। चाहे आप 100 माइनस 80 करें तब भी 20% बनेगा, या चाहे आप, उसने बोला 288,000 डिवाइडेड बाई 14,40,000 करें तब भी यही अमाउंट बनेगा। ठीक हो गया सर, ये मेरे पास परसेंटेज टर्म्स में आ गई। अब ठीक हो गया सर, उसके बाद ये मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किस चीज़ के थ्रू किया, पार्ट ए, किस चीज़ के थ्रू किया सर, मेरे पास किस चीज़ के थ्रू मैंने नहीं किया, उसने बोला आपने इसको किया है इनकम स्टेटमेंट के थ्रू किया है। आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया सर, आपने बोला इसको मैंने इनकम स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व किया है, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व किया है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, कंप्यूट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट सेल्स एंड इन डॉलर सेल्स। उसने बोला मेरे पास उसने बोला कि आप सर आप दोनों चीज़ें निकालें। एक तो क्या चीज़ निकालें,
मेरे पास ब्रेक इवन निकालें, और किस चीज़ के अंदर? उसने बोला मेरे पास ब्रेक इवन निकालें, किस चीज़ के अंदर? उसने बोला एक तो आप यूनिट्स के अंदर निकालें, दूसरा उसने बोला क्या चीज़, आप ब्रेक इवन निकालें इन अमाउंट। दो चीज़ों के अंदर उसने बोला आप एक तो ब्रेक इवन निकालें यूनिट्स के अंदर, और दूसरा आप ब्रेक इवन निकालें किस चीज़ के अंदर? अमाउंट के अंदर। यूनिट्स के अंदर मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन किस तरीके से निकलता है। अगर नहीं पता तो सर इसको एक दफ़ा पीछे से रेफर कर लेते हैं। मेरे पास ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला था? ब्रेक इवन उसने बोला यूनिट में निकालने का क्या फॉर्मूला था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ब्रेक इवन यानी यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, मेरे पास ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ठीक हो गया सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। उसने बोला ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर उसने बोला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर उसने बोला आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? मैंने बोला सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? उसने बोला आपके पास फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? उसने बोला 2,10,000। उसने बोला फिक्स कॉस्ट मेरे पास 2,10,000 और सीएम पर यूनिट। उसने बोला मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये रहा। उसने बोला पर यूनिट में गए तो मेरे पास 12 आ रहा था। तो इज इक्वल्स टू उसने बोला क्या चीज़? उसने बोला 2,10,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ गए। ठीक है। और सिमिलरली सही है सर। उसने बोला कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट एंड ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना है, तो मैंने क्या किया? उसने बोला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। मैंने फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट किया। फिक्स कॉस्ट मेरे पास 2,10,000 थी, उसको मैंने सीएम पर यूनिट से डिवाइड किया जो कि मेरे पास 12 था। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास 17,500 मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। सर ये क्या है मेरे पास? ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक हो गया सर? उसने बोला सर आप फर्दर आगे चलें। उसने बोला ब्रेक इवन अगर अपने एक अमाउंट निकालनी हो तो वो किस तरीके से निकालेंगे? उसने बोला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये यूनिट ही नहीं है सर, ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज आएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट आपको पता है सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? सिमिलरली आपके पास फिक्स कॉस्ट 2,10,000 थी। आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये रहा। उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो सर मेरे पास परसेंटेज कितनी थी? उसने बोला परसेंटेज आपके पास 20,000 थी। तो इसको मैंने 2,10,000 को 2,10,000 को मैंने डिवाइड किया कितने से? उसने बोला 20% से। तो मेरे पास ब्रेक इवन इन अमाउंट आ गई कितनी? 10,50,000। ठीक हो गया सर? उसने बोला ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? पार्ट बी हो गया सर। पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। ये मेरे पास पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। ऊपर वाला क्या था सर? मेरे पास पार्ट ए था और नीचे वाला मेरे पास पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब सर मैंने इसका क्या करना है? उसने बोला पार्ट सी सॉल्व करना है। ठीक हो गया सर? अब मुझे पार्ट सी इसका क्या करना है सर? सॉल्व करना है। अब पार्ट सी की रिक्वायरमेंट पढ़ लें सर। पार्ट सी की रिक्वायरमेंट क्या है? वुड यू रिकमेंड द चेंजेस दैट इज मेड। उसने बोला क्या आप रिकमेंड करोगे? उसने बोला वुड यू रिकमेंड इट।
क्या आप इसको रिकमेंड करोगे? क्या आप इसको रिकमेंड करेंगे? क्या बोलेंगे सर, क्या आपको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं सर इसके लिए पहले एक दो चीज़ें करूँगा, एक लिखूँगा ओल्ड, ठीक है, फिर लिखूँगा न्यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सर मैं लिखूँगा मेरे पास चले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम, ठीक हो गया सर। मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स, मेरे पास इवन अमाउंट, और लिखना चाहो तो सर आप ये भी लिख सकते हो कि मेरे पास मार्जिन सेफ्टी, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट कितनी है, ठीक हो गया सर। पहले तो मैं इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लूँ। पहले तो सर मैं इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है सर? मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट आपको पहले भी बताइए, मेरे पास आप नीचे इसको ड्रैग करेंगे, ये टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया सर। मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कल मैंने आपको आखिर में समझाया कि मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर। मेरे पास टोटल सेल्स लेस ब्रेक इवन, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सर। ये फॉर्मूले याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, ठीक है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास क्या है? सेल्स लेस ब्रेक इवन। तो इसमें मैंने मेरे पास सेल्स लेस सेल्स लेस ब्रेक इवन, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है सर? मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो सेल्स लेस ब्रेक इवन है। इसके अंदर सर मेरे पास सेल्स कितनी है? उसने बोला आपके पास सेल्स जो है 14,40,000 है। इसको लेस करना है सर, किस चीज़ से लेस करूँगा? मेरे पास ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मेरे पास कितने अमाउंट से? उसने बोला 10 से। तो मेरे पास सीधी सी बात है सर, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाएगी? उसने बोला 14,40,000 माइनस किया है कितने से? 10,50,000 से। तो ओल्ड एज बी टू मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई है सर? 3,90,000 मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई है 3,90,000। तो सर अगर ये सवाल ने पूछा कि आपको रिकमेंड करो कि आप नए स्पीकर इस्तेमाल करोगे या नहीं इस्तेमाल करोगे, सर नए स्पीकर इस्तेमाल करने से क्या होगा? उसने बोला नए स्पीकर इस्तेमाल करने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी 3 रुपये से, वो हमने बता दिया है सर, 45 से 48 हो जाएगी। और क्या होगा सर? आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, पहले 2,80,000 जो 2,40,000 थी उसमें 30,000 कम हो गए, अब 2,10,000 हो गए। उसने बोला फिर आपने बोला पहले आप 20,000 यूनिट बेचते थे, लेकिन आपकी अब जो सेल है वो 20% से बढ़ गई, 20,20,000 यूनिट बेचते थे, अब वो 24,000 यूनिट हो गए, आपकी 20% से सेल इंक्रीज हो गई। तो उसने बोला क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? तो मैं देखूंगा कि सर मेरे पास क्या उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। वो आप किस तरीके से करोगे सर? आप निकालोगे पुरानी इनकम। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मेरे पास पुरानी इनकम, जो सबसे पहले आपने पुरानी इनकम निकाली थी, मेरे पास पुरानी इनकम कितनी आ रही है सर? आपके पास पुरानी ऑपरेटिंग इनकम आ रही है 60,000, तो मैंने यहाँ लिख दी 60,000। उसने बोला सर आपके पास पुराने ब्रेक इवन यूनिट कितने आ रहे हैं? आपके पास पुराने ब्रेक इवन यूनिट जो है वो आपके पास पुराने ब्रेक इवन यूनिट जो हैं ये लिखे हुए सर, आपके पुराने ब्रेक इवन यूनिट 16,000 से आ रहे हैं। उसने बोला आपके पास पुरानी ब्रेक इवन अमाउंट, उसने बोला आपके पास पुरानी ब्रेक इवन अमाउंट कितने से आ रही है? उसने बोला आपके पास पुरानी ब्रेक इवन अमाउंट जो है वो लिखी हुई सर ये कितनी? 9,60,000 से, ठीक है। और उसने बोला फिर सबसे आखिरी आपके पास पुराने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अगर मेरे पास सेल्स इंक्रीज नहीं हुई होती तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट कितनी आती? सर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट 2,40,000 आती, ठीक है। उसने बोला अब कितनी आ रही है आपके पास ऑपरेटिंग इनकम? अब मैंने नई ऑपरेटिंग इनकम निकाली, मेरे पास मुझे पता है मेरी नई ऑपरेटिंग इनकम 78,000 आ रही है। उसने बोला ठीक है। उसने बोला मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स पहले निकलते थे 16,000, लेकिन अब लिखे हैं मेरे पास नए ब्रेक इवन यूनिट 17,500 निकल रहे हैं। उसने बोला पहले मेरे पास ब्रेक इवन अमाउंट 9,60,000 होती थी, लेकिन मेरे पास अब नई ब्रेक इवन अमाउंट जो है वो मेरे पास 10,50,000 यूनिट 50,000 है, ठीक हो गया सर। उसने बोला फिर उसने बोला आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले 2,40,000 हुआ करती थी और अब मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने? 3,90,000 हो गई है। तो अगर मैं सर डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास हर दफ़ा
हर दफ़ा सर मेरे पास हर दफ़ा फ़ायदा हो रहा है, मतलब पहले 78,000 करता था, पहले 60,000 करता था, अब 78,000 करता हूँ, 18,000 रुपये का एडिशनल मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ। उसने बोला पहले मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट 16,000 थे, अब मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट जो है वो 17,500 है, तो मेरे पास 1500 यूनिट ज़्यादा है। सिमिलरली मेरे पास ब्रेक इवन अमाउंट 9,60,000 थी, अब मेरे पास 10,50,000 है, जो कि मेरे पास 90,000 एडिशन है। ठीक हो गया सर। सिमिलरली उससे और आगे चले तो पहले मेरे पास 2,40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, लेकिन अब मेरे पास 3,90,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो सर आपको रिकमेंड क्या करेंगे? आप रिकमेंड करेंगे कि आपने नए स्पीकर यूज़ करने चाहिए। क्यों यूज़ करने चाहिए? क्योंकि उसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ रही है, ब्रेक इवन भी कर रही है, ब्रेक इवन एंड अमाउंट भी बढ़ रही है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ रही है। ठीक हो गया सर, क्लियर है ये वाला सवाल? उम्मीद है ये सवाल क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला सवाल इसका आंसर भी मैं आपके पास पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया सर? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।